Now today we will discuss our fresh chapter environment and sustainable development. From this chapter in the last 2 years we have seen that there are one marks question of 2. ठीक है, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आए थे, 3 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन आए थे. तो वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और वेरी इजी भी चैप्टर है. ठीक है, और हमारे इस चैप्टर में हम लोग टोटल 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे. एक है इन्वायरमेंट, पहला होगा इन्वायरमेंट एंड सेकेंड टॉपिक होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड सेकेंड टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ जब हम लोग इन्वायरमेंट में बात करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे कुछ सब टॉपिक्स होंगे, और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात करेंगे उसमें भी बहुत सारे कुछ सब टॉपिक्स होंगे, कुछ सब टॉपिक्स हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट. नाउ इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग, दैट इज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. और उसके बीच का जो रिलेशनशिप दिखता है हमारे इन्वायरमेंट में, और उसके बीच का रिलेशनशिप दिखाता है कहाँ? तो इन्वायरमेंट में उसके बीच का रिलेशनशिप हम लोगों को दिखता है. तो 2 कंपोनेंट भी हो गए इन्वायरमेंट के, एक बायोटिक हो गए और एक एबायोटिक हो गए. तो इट रेफर्स टू, इसका डिफिनेशन लिखिए, इट रेफर्स टू द टोटल प्लानेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटल नेचुरल रिसोर्सेस. जो भी यहाँ पे जीव जंतु हैं और टोटल नेचुरल रिसोर्सेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वायरमेंट. उसके बाद इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. अब बायोटिक और एबायोटिक का मतलब क्या हुआ वही बताते हैं. बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको ऐसे लिखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, तो इन्वायरमेंट का डिफिनेशन ये लिखिएगा और कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट लिखिएगा. देयर आर 2 कंपोनेंट्स, पहला बायोटिक और सेकंड एबायोटिक. जब बायोटिक बोलते हैं तो विच आर लिविंग. एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एटसेट्रा. और एबायोटिक का मतलब विच आर नॉन लिविंग. एग्जाम्पल टेबल, चेयर एटसेट्रा. तो ये सब हमको समझाने का ज़रूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ये सब पॉइंट. जो मेन फोकस है वो हम लोग बात करेंगे आगे. नाउ यदि आपको क्वेश्चन आता है तो ये आप क्या चीज़ में लिखिएगा? डिफिनेशन में लिखिएगा. ठीक है, ये आपका डिफिनेशन हो गया बच्चों, और ये हो गया कंपोनेंट. ये हो गया क्या? कंपोनेंट. बस इतना सा ही लिखना है, आपको नंबर मिल जाएगा. नाउ अब हम लोग सब पार्ट बात करते हैं इन्वायरमेंट का. जो सबसे पहला है वो है फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट. क्या है? फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट. तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के 4 फंक्शंस होते हैं. इसको याद रखने का तरीका है SASE. तो सबसे पहला फंक्शन जब हम लोग बात करेंगे इसको लिखते हैं इट्स सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. सेकेंड है एसिमिलेट्स द वेस्ट. थर्ड है सस्टेन सस्टेन द लाइफ. और फोर्थ है इट इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. नाउ 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं क्या मतलब है. जब हम लोग पहला बात करते हैं इट्स सप्लायर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इन्वायरमेंट में 2 तरीके मेन रिसोर्सेज होते हैं. एक रेन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. जब रेन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? विच कैन बी रिन्यूड आफ्टर यूज, जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं यूज करने के बाद. जैसे पानी फिर से रिन्यू हो जाएगा. ठीक है, जैसे इस्तेमाल करते हैं सन का फिर आ जाएगा. तो जिसको हम लोग यूज फिर से कर सकते हैं, यूज करने के बाद फिर वो रिन्यू हो जाए, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉसिल
फ्यूल्स, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ठीक है। जैसे कोल, जैसे पेट्रोलियम, ये सब क्या है बच्चों, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इट मींस इट सप्लाई बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। देखिए मीनिंग ऑलरेडी जो बोल रहे हैं वो ही आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। रिन्यूएबल का मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस विच कैन बी यूज्ड आफ्टर यूज। नॉन रिन्यूएबल का विच कैन नॉट बी यूज आफ्टर यूज, जिसको एक बार इस्तेमाल करके फिर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाउ एसिमिलेट्स वेस्ट, इन्वायरमेंट का एक फंक्शन होता है क्या, वो वेस्ट को एसिमिलेट कर लेता है। जब हम लोग बच्चों प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जब बच्चों प्रोडक्शन करते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ का कंजम्पशन करते हैं तो उससे क्या होता है, जनरेशन ऑफ वेस्ट होता है, जनरेशन ऑफ वेस्ट होता है। तो उस वेस्ट का भी जनरेशन, जो जनरेशन ऑफ वेस्ट होता है वो भी इन्वायरमेंट अपने आप में समाहित कर लेता है ठीक से। इट सस्टेन्स लाइफ, ये लाइफ भी सस्टेन देता है। कैसे, तो हम लोग के यहाँ सन है, ठीक है, एयर है, वाटर है, लैंड है, तो ये सब क्या है, ऑल थिंग्स आर नेचुरली गिफ्टेड, ठीक है, नेचुरली गिफ्ट है, तो इसकी वजह से लाइफ भी सस्टेन। यदि एयर, वाटर और ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो लाइफ इम्पॉसिबल है। इट इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास माउंटेन्स हैं, ठीक है, हमारे पास डेजर्ट हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह का सीनरी है जहाँ पे हम लोग घूमने फिरने जा सकते हैं। इट शोज द ब्यूटी, ठीक है, इट शोज द ब्यूटी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, इट शोज द ब्यूटी ऑफ इन्वायरमेंट। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी हम लोग को इन्हांस कर देता है इन्वायरमेंट। बहुत डिटेल्ड मीनिंग हम लोग यहाँ पे समझ लिए इन्वायरमेंट और उसके फंक्शंस में, ठीक। नाउ उसके बाद जो हम लोग पॉइंट बात करेंगे, पहले आप लोग इसको जॉट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले सब टॉपिक की ओर। नाउ अगला जो हम लोग का सब टॉपिक है वो है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेस। अभी हम लोग का एनवायरनमेंट टॉपिक 1 ही चल रहा है, उसमें पार्ट बी 1 का पार्ट बी, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड रिसोर्सेस। अब यहाँ पे यदि आपसे बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से रिसोर्सेस डिप्लीट हो रहे हैं या रिसोर्सेस इफिशिएंट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक हेडिंग है, इसको हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, कि क्या रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसोर्सेस के बीच में। तो इसको हम लोग पहले 2 पॉइंट्स पे से पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट से। एक हम लोग का जो नज़रिया रहेगा बच्चों समझने का वो रहेगा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको हम लोग बहुत डिटेल्ड वे में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा इस तरह का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें एनालिसिस ज़रूरत होता है, एनालिसिस का। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, ठीक है, जब इंडस्ट्री नहीं आई थी इंग्लैंड में, उसके पहले क्या था, उसके पहले बच्चों पॉपुलेशन कम था। जब पॉपुलेशन कम था तो डिमांड और सप्लाई भी कम था, डिमांड एंड सप्लाई भी प्रोडक्ट का कम था, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये भी क्या थे बच्चों, कम थे। जब ये कम थे तो इसका मतलब इंडस्ट्रीज भी कम थे, इसका मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज भी कम थे, ठीक। जब इंडस्ट्रीज कम थे तो पॉल्यूशन कम होता था, तो क्या होता था बच्चों, पॉल्यूशन कम होता था। तो पॉल्यूशन यदि कम होता था तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस ऐसा सिचुएशन नहीं था, इन्वायरमेंटल क्राइसिस जैसा सिचुएशन नहीं था यहाँ पे, नॉट मतलब नहीं था, ठीक। इसका मतलब इन्वायरमेंटल क्राइसिस का मतलब क्या, कि इन्वायरमेंट को हानि नहीं कर रहा था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन देखिए इसी तरह से आपको बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको तोड़ करके समझाने का प्रयास किए हैं। लेकिन दूसरी ओर ये देखिए आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन यह हुआ जब इंडस्ट्रीज केम अप,
तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे पहले हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे पहले हुआ, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीजेस, पॉपुलेशन इंक्रीजेस। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो बच्चों डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऑफ गुड्स एंड सर्विस, G&S का मतलब गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज हो जाएगा। जब गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज होगा तो जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज है वो एक्सपेंड होगा। जब इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड होगा तो उससे निकलने वाला पॉल्यूशन वो भी बहुत इंक्रीज होगा, पॉल्यूशन इंक्रीजेस। और जब पॉल्यूशन इंक्रीजेस होगा तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस दिखेगा, इन्वायरमेंटल क्राइसिस दिखेगा, इन्वायरमेंटल क्राइसिस दिखेगा। अब यह तो हो गया क्या कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्स का डिप्लेशन होगा। यहाँ पे यह बात है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्स का डिप्लेशन होगा। तो दो पॉइंट ऑफ यहाँ पे व्यू हुए। देखिए ये तो हो गया आपको ओवरऑल जो आंसर लिखना है कि क्या हुआ, दोनों के बीच क्या है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू निकल के सामने आता है, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के सामने क्या आता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के सामने आता है कि यदि बच्चों आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इफ वी हैव टू डू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पर रिसोर्स का डिप्लेशन होगा, मतलब रिसोर्स खत्म होंगे, रिसोर्स डिप्लीट होगा, रिसोर्स का डिप्लेशन होगा। लेकिन यदि सामने एक और आता है कि यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ रिसोर्सेस, यूज ऑफ रिसोर्सेस इफिशिएंटली, यूज ऑफ रिसोर्सेस इफिशिएंटली। तो दो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है, यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इफ यू हैव टू डू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन there will be the more % chance of the resource depletion. And second point of view says that if we have done the economic development तो यहाँ पर रिसोर्स का इस्तेमाल efficiently होगा। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने यहाँ पर दिखते हैं। तो हम लोग को जो मेजरली कंसर्न है वो बच्चों इन्वायरमेंटल क्राइसिस से रिलेटेड, हम लोग को इस पे ज़्यादा बल देना है, ठीक है, इस पे हम लोग को ज़्यादा बल देना है। तो 1.C अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग 1.C बात करेंगे, इन्वायरमेंटल क्राइसिस किसको बोलते हैं, ठीक, इन्वायरमेंटल क्राइसिस किसको बोलते हैं। 1.C इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ये आप लोग को होप वी विल अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट। हम लोग इसको सारी चीज़ को अच्छे से समझ लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बुक पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ को समझ में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनालिसिस खोजता है। यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो रिसोर्स का डिप्लेशन होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ इकोनॉमिक्स का मानना ये है, लेकिन दूसरे इकोनॉमिक्स का मानना क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यदि करेंगे तो यूज ऑफ रिसोर्सेज इफिशिएंटली होगा। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। लेकिन हम लोग का मेन कंसर्न क्या है बच्चों, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस किसको बोलते हैं, व्हेन द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, व्हेन द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन of resources is more than the rate of regeneration, is more than the rate of regeneration of resources, the more than regeneration of resources, तो it leads to failure of absorptive capacity of environment and it results into environmental crisis, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। अब समझिए क्या है कि जब रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या, जितना हम रिसोर्स को निकाल रहे हैं वो यदि ज़्यादा हो जाए, किससे, तो रेट ऑफ रीजनरेशन से। मतलब यदि हम लोग मान लीजिए कि 10 पेड़ को काटे, तो 10 पेड़ को काटे तो उसके बदला में 10 पेड़ लगाए कि नहीं, यदि यह हो रहा है तब तो ठीक है इन्वायरमेंट। लेकिन 10 पेड़ को काट के 5 पेड़ लगाए तो क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट वो खत्म होगा। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट का भी एक कैपेसिटी है कि कितना आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना आप उसको रीजनरेट कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। तो उसी की वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस हम लोग के कंट्री में दिखता है, ठीक है, उसी की वजह से हम लोग को इन्वायरमेंटल क्राइसिस दिखता है। अब क्या कारण है इन्वायरमेंटल क्राइसिस का, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए क्योंकि बोर्ड अब चूंकि भर चुका है। तो अगेन हम लोग इरेज करके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, रीजंस फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस।
नाउ इन्वायरमेंटल क्राइसिस के रीजन्स को देखते हैं। नाउ देखिए, अभी हम लोग का 1.C चल रहा था ना, हाँ 1.C इन्वायरमेंटल क्राइसिस पढ़ रहे थे हम लोग, डिफिनेशन यहाँ पे कर लिए, इन्वायरमेंटल क्राइसिस कर रहे थे, डिफिनेशन हम लोगों ने कर लिया, डिफिनेशन हम लोगों ने कर लिया। नाउ कमिंग टू द रीजन्स फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस, रीजन्स फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस। बस एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। नाउ सबसे पहला रीजन क्या है इन्वायरमेंटल क्राइसिस का? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सेकंड क्या है इन्वायरमेंटल क्राइसिस का रीजन? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस मतलब एकदम बेधड़ल्ले से इस्तेमाल करें रिसोर्सेज का। और ये रिसोर्सेज कोई भी हो सकता है, ये बताए, रिन्यूएबल भी हो सकता है और ये रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है। और थर्ड यदि बात करें तो क्या कारण है? थर्ड है डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस। जिस तरीके से हम लोगों का सरकार डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रही है तो उसके वजह से रिसोर्स भी जो है वो कम होता जा रहा है और उसके वजह से क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल कंसर्न है, उसके वजह से हम लोग का क्या है? इन्वायरमेंटल कंसर्न है। ठीक है, तो ये तीन आपके रीजन्स हैं, ये तीन आपके यहाँ क्या है? रीजन्स इन्वायरमेंटल क्राइसिस के। नाउ क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मान लिया सवाल आता है कि क्या रीजन्स है इन्वायरमेंटल क्राइसिस के, तो ये हम लोग के मेन रीजन्स हैं। नाउ अब हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस को समझेंगे। दो मेन ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं, इशू है, एक ग्लोबल वार्मिंग है और एक ओजोन लेयर डिप्लेशन है। यदि आपसे किसी भी तरह का ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन आया तो दोनों लिखना, यदि आया तो, यदि सेपरेटली आया तो आपको यू हैव टू राइट द सेपरेट आंसर। ठीक है, तो दोनों हम लोग समझेंगे वन बाय वन। तो अब हम लोग का 1.D है, 1.D है, क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज। और इसमें हम लोग दो बात करेंगे, सिंपली अभी बोले ना, दो बात करेंगे। एक बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, एक बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन। एक बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग बात करेंगे और सेकंड बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन। नाउ अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसको बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब बच्चों क्या होता है कि जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे, ठीक है, जब अर्थ का टेम्परेचर क्या होने लगे? इंक्रीज। तो इसको लिख लीजिए, इट रेफर्स टू ग्रेजुअल इंक्रीज in the average temperature of earth, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। आए दिन आप ये बात सुनते रहते हैं कि हम लोगों का जो है 2024 यह एक ऐसा ईयर था जो कि हर चीज़ को क्रॉस कर दिया, जो टेम्परेचर के मामले में कि इतना % से ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्या है? ये सारा यही बात है, ग्लोबल वार्मिंग को दिखाता है। ये क्या दिखाता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें की पॉइंट क्या होगा? ग्रेजुअल इंक्रीज इन दी एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाउ इसके कॉजेस क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस क्या हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GHG। ठीक है, इसके अंदर मेन दो गैस आते हैं, एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक आता है मीथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इमर्ज होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और मीथेन कहाँ से? तो एनिमल वेस्ट से,
रिलीज्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट। तो यहाँ आपके कॉजेज ये ही है, ग्रीन हाउस गैसेस ही मेन कारण है, CO2 और मीथेन। ना इफेक्ट क्या दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इफेक्ट। क्या इफेक्ट दिखता है, एकदम डिटेल में समझना है इफेक्ट क्या दिखता है। जो बच्चों सबसे जो पहला इफेक्ट दिखता है, पहला जो इफेक्ट दिखता है वो क्या दिखा, एवरेज टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुआ, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। अब कितना एवरेज टेम्परेचर बच्चों बढ़ा, तो 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको सेल्सियस में लिखो तो 0.6 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, ऑफ अर्थ। ठीक, उसके बाद सी लेवल राइज हुआ, इंक्रीज इन सी लेवल, इंक्रीज इन सी लेवल बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। जो आइस था वो पिघलने की वजह से सी लेवल का बढ़ोतरी हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसके बाद क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन इफेक्ट है वो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म तब होता है जब ओशियन का वाटर जो है इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन दी वाटर ऑफ ओशियन। जब ओशियन का वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन दी टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी देखने को मिलता है, कभी कभी तूफान भी देखने को मिलता है, क्योंकि ओशियन वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, मेजरली ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये आपको ज्योग्राफी में मेन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक इशूज सिर्फ समझना है, कंसर्न क्या है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम लोग को सिर्फ समझना है। फिर ट्रॉपिकल डिजीज। अब ट्रॉपिकल डिजीज कैसे हुआ, वो इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से हुआ है। ठीक है, जैसे आपका मलेरिया हो गया, जैसे डेंगू हो गया, जैसे जीका वायरस हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब आपका इफेक्ट है। उसके बाद बहुत सारे स्पेसीज भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज, बहुत सारी स्पेसीज भी जो है, जीव जंतु जो है वो भी खत्म हो रहे हैं। तो ये मेन इल इफेक्ट दिखता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग रहे चाहे ओजोन लेयर डिप्लेशन रहे, हमको मीनिंग समझना है, कॉजेज समझना है, इफेक्ट समझना है, इससे अलावा कुछ नहीं समझना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं समझना है। यदि सिंपल क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में भी तो इतना सारा बहुत काफ़ी आंसर है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आई विल मूव ऑन टू द ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक, वेट, नाउ हम लोग यही बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन। ना ओजोन लेयर डिप्लेशन में भी हम लोग वही बात करेंगे, डिफिनेशन बात करेंगे, फिर कॉजेज बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है इसके कॉजेज, और फिर बात करेंगे इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट दिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हम लोग का कंसर्निंग इशू है। 1.D में बी पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। नो बच्चों, जब हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले समझना होता है मीनिंग क्या है। तो हम लोग के एटमॉस्फेयर में जो स्ट्राटोस्फेयर है, तो स्ट्राटोस्फेयर में ओजोन लेयर का रिडक्शन हो रहा है। इस फेनोमिना को हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसको लिख लीजिए, इट रेफर्स टू द फेनोमिना, ठीक है, इन विच द रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर, इन द स्ट्राटोस्फेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्ट्राटोस्फेयर लिखना। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्राटोस्फेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब यहाँ पे कॉजेज समझिए, कॉजेज क्या है।
तो ओजोन लेयर का जो मेन कॉजेज है वो है बच्चों CFC गैस, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कॉजेज क्या है? CFC कंपाउंड, CFC बच्चों कंपाउंड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड। ये इस्तेमाल कहाँ होता है? यूज इन रेफ्रिजरेटर, ठीक। उसके बाद इसके कंपाउंड में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इसमें इसके कंपाउंड में जैसे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है। CFC कंपाउंड में बच्चों जैसे आपके आते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, यदि 1 मार्क में पूछा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकेंड ट्राइक्लोरोइथेन, उसके बाद ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, तो ये सब है। फिर थर्ड लिखिए हैलोन, ठीक है, हैलोन्स आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर। तो ये सारे गैस जो है, कंपाउंड जो है, ये बहुत हानि करते हैं, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन को। यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रहा है यही कॉजेज है, ठीक। अब इफेक्ट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इफेक्ट क्या है? तो सबसे जो पहला इफेक्ट दिखेगा वो इंसान पर दिखेगा, ठीक है। तो इट डैमेज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, स्किन कैंसर होता है इसकी वजह से, स्किन कैंसर ड्यू टू यूवी रेज की वजह से स्किन कैंसर। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन मरीन इकोसिस्टम। बता रहे इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, जो फाइटोप्लैंक्टन जो है बच्चों, वो मरीन इकोसिस्टम का एक फूड का काम करता है, और ये इसके वजह से, ये सब कंपाउंड के वजह से ये नहीं बन पाता है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। उसके बाद इट ऑल्सो अफेक्ट द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो ज़मीन पर रहते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। ये सारा गैस जो है इसके वजह से, ये सब तो इफेक्ट दिख ही रहा है इसके वजह से, और ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारा पॉइंट, जितना लिखा रहे उतना ही लिखना है, उतना ही अभी आपको इस लेवल से जानना, नहीं तो फिर तो आप पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एक चैप्टर ही होता है, हम लोग का बुक ही होता है आगे चल के, ठीक है। पहले ये हम लोग समझ लिए, इंपॉर्टेंट है। नाउ ये आप लोग लिख लिए होंगे। नाउ अब जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे कि क्या क्या थ्रेट्स हैं 1E, ठीक है। अब हम लोग अभी इन्वायरमेंट ही चल रहा है, अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या थ्रेट्स हैं। व्हाट आर द थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट। हेडिंग डाल लीजिए, यदि सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट, व्हाट आर द थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट, या क्या क्या चैलेंजेस है हमारे इकोसिस्टम में। तो वेरी एकदम हम लोग क्लास में याद करने का प्रयास करेंगे। तो 1E, थ्रेट्स टू इंडियाज इकोसिस्टम, थ्रेट्स टू इंडियाज इकोसिस्टम। क्या क्या थ्रेट है बच्चों? तो पहले हम लोग थ्रेट लिख लेते हैं, 1 बाय 1 लिखते हैं। पहले A नंबर, ठीक है, रोमन में लिखिए। पहला लैंड डिग्रेडेशन, सेकेंड डिफॉरेस्टेशन, थर्ड सॉइल इरोजन, फोर्थ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
फोर्थ इज एयर पॉल्यूशन, फिफ्थ इज मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉडी, और लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो क्या क्या थ्रेट है वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे जो पहले बच्चों हम लोग का थ्रेट है वो है लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जब कल्टीवेशन के लिए लैंड अनफिट हो जाए, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे लिखिए व्हेन लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन, LD, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक, क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके, लैंड डिग्रेडेशन के क्या कॉजेज हैं? तो सबसे पहला कॉज हो सकता है लैंड डिग्रेडेशन का डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन कर दिया हो। सेकेंड, लैंड डिग्रेड का कारण क्या है? ओवर ग्रेजिंग। थर्ड क्या कारण हो सकता है? इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, मतलब क्रॉप रोटेशन हम लोग सही से नहीं कर पा रहे, कौन सा क्रॉप को कब उगाना है ये हम लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। चौथा, इंक्रोचमेंट टू फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड में भी हम लोग जाके घुस गए हैं। तो ये सारा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का, कि जब लैंड अनफिट हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें जानवर को चरा रहे हैं, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, इंक्रोचमेंट टू फॉरेस्ट लैंड, तो इसकी वजह से लैंड खराब होगा। डिफॉरेस्टेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्री, इट रेफर्स टू कटिंग ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट इन ह्यूज नंबर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या हो गया? इट कन्वर्ट फॉरेस्ट लैंड इनटू नॉन फॉरेस्ट यूज। फॉरेस्ट लैंड को किस में कन्वर्ट कर देगा? नॉन फॉरेस्ट यूज में। ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? जब हम लोगों का जो ये टॉप लेयर का जो सॉइल होता है, जब वो इरोड हो जाए, टॉप लेयर का जो सॉइल होता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा एटमोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है, जब वो इरोड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सो इसको ऐसे अपनी साधारण भाषा में लिखना है, कहीं भी कुछ रटने का जरूरत नहीं है। इट रेफर्स टू द वॉशिंग अवे ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल जब इरोड हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? हम लोग सॉइल इरोजन। अब इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण है डिफॉरेस्टेशन, मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन। जब डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन है पहला, दूसरा फ्लड है एंड हेवी रेन। अब देखिए मेन तो डिफॉरेस्टेशन ही कारण है। मान लीजिए ये बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, और यहाँ पर सब गाछ लगा हुआ है, ठीक है, सब यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं सारे जो है यहाँ पे सॉइल से इंटैक्ट है, सॉइल से यहाँ पे क्या है बच्चों? इंटैक्ट है। सॉइल से इंटैक्ट का मतलब क्या? सॉइल से जुड़े हुए हैं। और जब ये पेड़ पौधे को हम लोग क्या कर दिए? कट कर दिए। जब पेड़ पौधे को यह हम कट कर दिए तो क्या हुआ? यहाँ का जो सॉइल था बच्चों वो क्या हो गया? सॉइल जो था लूज हो गया। और जब मान लीजिए रेन हुआ, हैवी रेन हुआ, तो जितना भी इसका जो मेन सॉइल है ऊपरी वो खत्म हो गया, ऊपर जो टॉप सॉइल है वो क्या हो गया बच्चों? खत्म हो गया। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सॉइल इरोजन। बात समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ को समझना है, कहीं भी रटने का जरूरत नहीं है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे? तो यहाँ पे एक डेटा समझना है कि 2.54% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया जो वर्ल्ड का है वो किसके पास है? वो इंडिया के पास है। मतलब 2.454% जो एरिया है वो इंडिया के पास है पूरे वर्ल्ड का। लेकिन इस 2.54% में बच्चों 17% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इंडिया में रहता है। वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन कहाँ रहता है? पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। और क्या प्लस
जो 20% लाइव स्टॉक है, 20% ऑफ वर्ल्ड्स लाइव स्टॉक, मतलब जीव जंतु लाइव स्टॉक, वो भी कहाँ रहता है? लिव इन इंडिया, लाइव स्टॉक लिव इन इंडिया। तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है, क्या हमारे पास इनफ रिसोर्सेस हैं कि इतने सारे 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन को और 20% बायोडाइवर्सिटी को, सॉरी लाइव स्टॉक को हम लोग यहाँ पर उसके नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल कर सकें? सो वी डोंट हैव, सिंपल लिखना है, वी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस, वी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस टू फुलफिल द नीड, टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑल, टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑल, नीड ऑफ ऑल। यह फुलफिल नीड तभी होगा जब हम लोग रिसोर्स को डिग्रेड करेंगे, सॉरी जब हम लोग रिसोर्स को डिप्लीट करेंगे, यूज करेंगे बहुत ज़्यादा। नाउ एयर पॉल्यूशन, नाउ एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या? जो पॉल्यूशन कहाँ से आते हैं? फ्रॉम एयर, मिनी पार्टिकल्स जो हमारे एयर में प्रेजेंट रहते हैं, वो कैसे आते हैं? वो आपका व्हीकल से आते हैं, या तो वो व्हीकल से आएंगे और या तो वह इंडस्ट्री से आएंगे, या तो वह इंडस्ट्री से आएंगे। तो व्हीकल से आएंगे और इंडस्ट्री से आएंगे तो इट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। ये जितना पॉइंट से आप लिखते जाइए, एयर पॉल्यूशन कम फ्रॉम द व्हीकल एंड द इंडस्ट्री, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन को देखने के लिए हम लोग के इंडिया में CPCB मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ है, जो कि क्या चीज़ से रिलेटेड देखते हैं? एयर पॉल्यूशन और बच्चों वाटर पॉल्यूशन। तो इन्होंने क्या देखा था कि 17 इंडस्ट्री को ये क्लासिफाई किए थे, 17 इंडस्ट्री को CPCB क्लासिफाई किया था और बताया क्या कि यह इंडस्ट्री जो है वह सिग्निफिकेंटली एयर को पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। CPCB आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री, 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री which significantly pollute the air, which significantly pollute the air। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 इंडस्ट्री थे, 17 कैटेगरी के इंडस्ट्री थे जो एयर को पॉल्यूट करे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी का मैनेजमेंट कैसे होगा? तो चूंकि होता क्या है कि जब हम लोग वाटर में केमिकल डाल देते हैं, ठीक है, केमिकल जब हम लोग यहाँ पे वाटर में डाल देते हैं तो वाटर क्या हो बच्चों? वाटर क्या हो गया? यहाँ पे पॉल्यूट हो गया। तो वाटर जब पॉल्यूट हो गया तो उसको मैनेजमेंट के लिए भी हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये CPCB ही जो है जो मैनेजमेंट यहाँ पे करती है वाटर बॉडी का भी, ठीक है। CPCB जो है वो हमारे वाटर बॉडी का मैनेजमेंट करती है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। नाउ सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट अब क्या? यहाँ पर दो तरीके का वेस्ट के बारे में बात होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और सेकेंड जो वेस्ट होता है बच्चों वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा वेस्ट जो कि बाय द नेचुरल प्रोसेस दे एसिमुलेटेड इन द सॉइल, ठीक है, बाय द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एयर मॉइस्चर वाटर दे एसिमुलेटेड इन द सॉइल, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ? जो नेचुरल प्रोसेस से एसिमुलेट होता ही नहीं है, तो यह समस्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी है। सो देयर मस्ट बी इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड रिसोर्सेज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यह क्या है, यह आपका वेस्ट जो है एसिमुलेट हो ही नहीं सकता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखिए वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन, वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, या एसिमुलेटेड इनटू सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ये हो ही नहीं सकता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जैसे लाइक एयर हवा से, मॉइस्चर से, ठीक है, वाटर से, ठीक है, तो हो ही नहीं रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे थे क्या? थ्रेट्स टू इंडियाज इकोसिस्टम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एक तरह से सॉइल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग का ये पॉइंट है। यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ये सारा पॉइंट आपको जॉट डाउन करना है। यदि पर्टिकुलर किसी के ऊपर भी आता है तो आप 2 नंबर का यदि आएगा, सॉरी यदि 3 नंबर का आएगा तो आप कोई भी जो भी जितना सा लिखा है उतना सा में आपको लिख सकते हैं, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।
नाउ अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक था, जो इन्वायरमेंट था, हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांटे थे, एक इन्वायरमेंट और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हम लोगों का इन्वायरमेंट का बच्चों जो टॉपिक था वो ओवर हो चुका है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक बहुत आसान है और उतना भी आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। ये आगे चल के यदि आप लोग आगे मान लेते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ब्रॉड टॉपिक है, उतना हम लोग को यहाँ पे नहीं समझ। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट्स को समझना है, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके आगे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेडिंग डाल लीजिए। अब हम लोग का जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ जब बच्चों हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मीनिंग समझना पड़ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब हम लोग मीनिंग देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। इन्होंने डिफाइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। क्या डिफाइन किए थे ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट है जो प्रेजेंट जनरेशन के डिमांड को फुलफिल तो करता है और वो फ्यूचर जनरेशन के डिमांड को भी फुलफिल करेगा तब, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट is the development that meets the needs of present generation, and keep in mind the needs of future generation, without damaging the environment, बिना environment को डैमेज किए, विदाउट डैमेजिंग द environment। इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो environment को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, विदाउट डैमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट डैमेजिंग द environment, प्रेजेंट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, उसके बाद फ्यूचर जनरेशन का भी नीड को ध्यान दे। ये 3 की वर्ड हो गए। यदि हम लोग फीचर देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यदि बच्चों जब हम लोग फीचर देखते हैं तो यहाँ पे 3 फीचर सामने आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब करेंगे तो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। पहला बात, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है विच शोज इंक्लूसिव ग्रोथ, विच शोज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखता है। उसके बाद इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डैमेज नहीं कर रहे एनवायरनमेंट को, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोटेक्ट भी कर रहा है एनवायरनमेंट को। उसके बाद 4th पॉइंट यदि फीचर में लिखना है तो इट
चेक्स ऑन पॉल्यूशन, इट चेक्स ऑन पॉल्यूशन, इट चेक्स ऑन पॉल्यूशन। तो ये सारे क्या हो गए हम लोग को फीचर्स हो गए। यदि क्वेश्चन आया डिफिनेशन के साथ फीचर तो ये भी आप लिख सकेंगे आराम से, ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकेंगे। नो, जो हम लोग का मेन अब इस क्वेश्चन यदि आ गया लॉन्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, तो क्या आएगा, तो क्वेश्चन आपको आएगा कि क्या स्ट्रेटेजीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या स्ट्रेटेजीज है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है, हम लोग को यहाँ पर जो भी पॉइंट समझना है वो एकदम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और यहीं पर याद करने का प्रयास करेंगे। जो सबसे पहला स्ट्रेटेजीज है यहाँ पे बोलता है क्या, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, उसके बाद इन रूरल एरियाज एलपीजी, गोबर गैस सारे को बताएंगे हम लोग। अर्बन एरियाज सीएनजी, फिर विंड एनर्जी, फिर सोलर एनर्जी, फिर आपका यहाँ पे हो गया बायो कंपोस्ट, फिर हो गया ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। और जो बच्चों लास्ट हो गया वो क्या है, कंट्रोल ऑन बायोपेस्ट, ठीक है, कंट्रोल ऑन बायोपेस्ट या बायोपेस्ट कंट्रोल ही बोलते हैं। नाउ वन बाय वन हम लोग समझते हैं क्या है अपन। नाउ जब हम लोग बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि अब हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ का नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नहीं किसका नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर बोल रहा है हाइड्रो का इस्तेमाल नहीं कीजिए, हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कीजिए मतलब पानी से। उसके बाद थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कीजिए, थर्मल एनर्जी जैसे ओशियन से जो हीट, ओशियन से जो या सी से जो हम लोग हीट उत्पन्न होता है उससे जो हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, इस सब का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कीजिए। सिंपल जो हम पॉइंट बोल रहे हैं नहीं कीजिए, दैट यू हैव टू राइट इन अ सेंटेंस दैट वी शुड नॉट यूज द हाइड्रो एनर्जी एंड वी शुड नॉट यूज द थर्मल एनर्जी एंड इंस्टीड ऑफ दैट वी शुड यूज सोलर एनर्जी, ठीक है, एंड विंड एनर्जी। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे हम लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा होगा, ठीक है, इससे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। सेकंड, रूरल एरियाज में जो लोग हैं, अब पहले क्या था रूरल एरियाज में, अभी भी बहुत सारे एरियाज में आपको कौ डंग का जो केक होता है, ठीक है, कौ डंग केक जिसको हम लोग गेवठा बोलते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल अभी भी होता है, ठीक। तो उसके बाद फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल अभी भी होता है, ठीक है। लेकिन इसके रिप्लेस में क्या चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है लोग, अब धीरे धीरे एलपीजी का इस्तेमाल कर रहा है, गोबर गैस का इस्तेमाल कर रहा है। गोबर गैस क्या होता है, गोबर गैस बेसिकली एक प्लांट होता है, ठीक है, बेसिकली एक प्लांट का मतलब पौधा नहीं, प्लांट एक सेटअप होता है जिसमें कि यहाँ पर कौ डंग को डाला जाता है, कौ डंग को यहाँ पे डाला जाता है और उससे यहाँ पर क्या बनाया जाता है, उससे यहाँ पर हम लोग बनाते हैं गैस, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होता है, ठीक है, कौ डंग से। अब अर्बन एरियाज में सीएनजी जैसे यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है, तो सीएनजी के वजह से भी क्या हुआ, सीएनजी का मतलब क्या हुआ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब सीएनजी का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, दिल्ली में, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन बहुत हद तक क्या हुआ बच्चों, एयर पॉल्यूशन बहुत हद तक कंट्रोल हुआ, कम भी हुआ। विंड एनर्जी का में क्या लिखना है आपको, कि विंड एनर्जी में लिखना है आपको वेयर देयर इज मोर स्पीड इन द विंड, जहाँ पे स्पीड ऑफ विंड ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ विंड यहाँ पे बच्चों जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे विंड मिल को सेटअप कीजिए, ताकि उससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पर बाय विंड हम लोग जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। उसके बाद सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी कैसे हम लोग जनरेट करेंगे, बाय पीवी सेल, फोटोवोल्टाइक सेल। अब ये फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है बच्चों,
सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है, सनलाइट को यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है किसमें, कन्वर्ट इनटू एनर्जी, ठीक है, और इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको मेजरली रूरल एरियाज़ में अभी भी हम लोग इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हैं और अर्बन एरिया में तो होना स्टार्ट हो ही गया है। अब बायोकम्पोस्ट, बायोकम्पोस्ट का मतलब क्या होता है, बायोकम्पोस्ट का यहाँ पे मतलब होता है क्या कि पहले हम लोग क्या करते थे, अभी भी मतलब पहले के 1970s और 80s हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने लगा। तो अब हम लोग उसके जगह क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कैटल को मेंटेन करेंगे, कैटल को बच्चों क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। और कैटल को मेंटेन करेंगे तो उसका जो डंग होगा, जैसे कॉ डंग हुआ, ठीक है, सपोज जैसे उसका जो वेस्ट हुआ कॉ डंग को हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन्योर, खाद की तरह इस्तेमाल करेंगे। मेन्योर का मतलब ऑर्गेनिक खाद जो हुआ, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, हम लोगों के इंडिया में 15,000 से भी ज़्यादा प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स जो स्पेसीज़ हैं, प्लांट्स के जो स्पेसीज़ हैं वो यूज़ हो सकते हैं एज मेडिसिनल, यूज एज मेडिसिन, ठीक है। जैसे हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे ना, अभी भी इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद, ठीक है, यूनानी का मतलब क्या हुआ, एक ट्रेडिशनल मेडिसिन था जो ग्रीस से आया था, यूनानी, ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद कॉस्मेटिक्स में भी अभी बहुत सारा देख रहे हैं क्या, हर्बल चीज़ आ रहा है। तो हर्बल सब क्या है, ये डायरेक्टली लिया जाता है कहाँ से, तो ये इन्वायरमेंट से डायरेक्टली लिया जाता है। बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से यहाँ पे डायरेक्टली लिया जाता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में हल्दी हुआ, नीम हुआ, ठीक है, एलोवेरा हुआ, डायरेक्टली वो हर्बल लिए जाते हैं और वो हमारे डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, डैट वी विल हैव टू गो बैक टू द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द प्रैक्टिसेस दैट आवर फोरफादर्स हैव डन, ठीक है। तो ये मतलब हुआ यहाँ पर। और कंट्रोल ऑन बायोपेस्ट, बायोपेस्ट पर कंट्रोल अब करने के लिए यहाँ पर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय किए थे। उससे बढ़िया क्या हम लोग एनिमल और बर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एनिमल एंड बर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एनिमल और बर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यदि लिखना है तो इसमें लिख लीजिए, वी हैव टू यूज द बर्ड एंड एनिमल एज पेस्ट कंट्रोलर लाइक स्नेक्स हो गया, लिजार्ड हो गया, आउल हो गया, ठीक है, ये सब बेस्ट पेस्ट कंट्रोलर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का यह स्ट्रेटेजीज है क्या चीज़ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का। अब याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पर सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करना है। सेकंड, आपको बात करना है रूरल एरिया अर्बन एरिया, रूरल एरिया में किस तरह से इस्तेमाल होता था, अर्बन एरिया में किस तरह इस्तेमाल होता है। फिर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये तो आपको कॉमन ही पहला पॉइंट से ही लिंक है ये दोनों पॉइंट। फिर बायोकम्पोस्ट, बायोपेस्ट, दोनों में अंतर है। बायोकम्पोस्ट का मतलब होता है कि हम लोग किस तरीके से जो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं उससे किस तरह से हम लोग मैन्योर बनाएं। और बायोपेस्ट का मतलब क्या है, जो पेस्ट को जो कंट्रोल, बायोपेस्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लिया क्रॉप में इंसेक्ट लग गया, ठीक है, तो उसके लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते थे केमिकल फर्टिलाइजर का, उसके बदला हम लोग एनिमल और बर्ड का इस्तेमाल करें, ठीक है, हम लोग उसको खुला छोड़ दें ताकि वो पेस्ट को खा जाए, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, दैट मीन्स यू हैव टू गो टू द एंशिएंट एज, द प्रैक्टिसेस ऑफ एंशिएंट एज, ठीक है, हम लोग एंशिएंट एज के प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। वी हैव टू गो टू द प्रैक्टिसेस ऑफ एंशिएंट एज, ठीक है, अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे ये एक पॉइंट याद रखिए, आयुर्वेदा, यूनानी, ये सब सब्सटेंसेस हेल्थ केयर में बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल होते थे, हेल्थ केयर में। तो ये सब की पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे लिख भी लिए और आपको बाय डिक्टेशन हम आपको लिखवा भी दिए। और इन द कॉस्मेटिक्स वी हैव यूज ऑफ हर्बल थिंग्स एंड विच डायरेक्टली कम फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री का किसी भी तरह का सब्सटेंस उसमें इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि मेजर प्रोडक्ट में होता है और बहुत सारे कुछ कंपनियां हैं जो कि 0% इंडस्ट्रियल केमिकल को इस्तेमाल उसमें करती है, ठीक है। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजीज था। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग अचीव कर सकें, व्हाट आर द मेजर्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। नाउ जब हम लोग बात करते हैं मेजर्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
तो उसमें मेन 5 पॉइंट आएंगे, ठीक है। उसमें मेन कितने पॉइंट आएंगे? 5 पॉइंट। और वह 5 पॉइंट एकदम आसान है, इस तरीके से आपको समझाए जाएंगे कि आपको आराम से आप बना लेंगे ठीक है, वो आप आराम से बना पाएंगे और लिख भी पाएंगे एग्जाम में, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लीजिए, व्हाट आर द मेजर्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट आर द मेजर्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेजर करने का कौन कौन सा मेजर है जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बच्चों यहाँ पे अचीव कर सकें, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर सके? अचीव कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे पहला हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट लिखना क्या है कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना होगा, ठीक है। पहला क्या करना होगा? कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे यदि कंट्रोल हो गया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो सकता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मस्ट बी इनपुट इफिशिएंट, इनपुट इफिशिएंट बट नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। मतलब क्या? इनपुट इफिशिएंट होना चाहिए, मतलब जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो इफिशिएंटली वर्क करना चाहिए, ना कि हमको कंज्यूम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि हम लोग प्रोडक्शन के पहले, प्रोड्यूस करने के पहले ही सारा बात सोच लो, ठीक है, ये कहने का मतलब है। उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेस मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड ऑन सस्टेनेबल बेसिस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस का भी एक्सट्रैक्शन करना है किस बेसिस पर? सस्टेनेबल बेसिस पर, ऑन सस्टेनेबल बेसिस। मतलब क्या? सस्टेनेबल बेसिस। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स तो हम अभी जान रहे हैं क्या कि मेरे पास काफ़ी है, रिन्यू जिसको कर सकते हैं, लेकिन उसको भी इस्तेमाल की सस्टेनेबल बेसिस पर, ये कहना है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को बच्चों उस तरीके से इस्तेमाल करना है जितना रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा उतना ही रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। हमने क्या बोला? जितना रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा, किसका? रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो बराबर होना चाहिए रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट। मतलब इसके बदला में रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ठीक है। तब हम बोलेंगे यहाँ पे क्या कि अचीव कर सकते हैं। तो एक पॉइंट हो गया पॉपुलेशन, दूसरा पॉइंट हो गया टेक्नोलॉजी, तीसरा रिन्यूएबल, चौथा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और जो पांचवा है वह क्या है? पॉल्यूशन से रिलेटेड। जो इनएफिशिएंसी अराइज होता है पॉल्यूशन से, इनएफिशिएंसी अराइजेस फ्रॉम पॉल्यूशन, मस्ट बी करेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी प्रॉब्लम होती हैं, जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है, कहाँ से? तो पॉल्यूशन से, उसको भी क्या करना होगा? उसको भी करेक्टेड करना होगा। करेक्टेड, मस्ट बी करेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट किससे रिलेटेड हो गया? ये पॉइंट हो गया पॉल्यूशन से रिलेटेड। ये पॉइंट किसके रिलेटेड था? ये पॉइंट था पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये आपको याद यहीं पे हो गया कि पहला पॉइंट पॉपुलेशन है, सेकेंड पॉइंट पॉल्यूशन है, फिर टेक्नोलॉजी है, फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेस और फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब रिन्यूएबल को किस तरह से? सस्टेनेबल बेसिस। नॉन रिन्यूएबल का यूज किस तरह से? रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट, ठीक है। यहां पे क्या लिखना है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज किसे? तो ऐसे। कैसे करना है? तो ऐसे करना। नाउ यहां पर आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। लेकिन
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ बच्चों हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ता है जब हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं, जो 1 मार्कर में आपको आ सकते हैं। वो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को अब इस नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, क्योंकि ये हम लोग का थोड़ा बोर्ड भर चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। नाउ अब हम लोग का लास्ट जो 1 मार्कर में आपको शायद पूछ ले, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आता है आपको चिपको मूवमेंट, चिपको या अपिको मूवमेंट, चिपको या अपिको मूवमेंट, चिपको या अपिको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का मतलब क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि चिपको मूवमेंट जो हुआ था, यह हुआ था इन दी हिमालयन रेंज, इन दी हिमालयन रेंज ऑफ उत्तराखंड, यह उत्तराखंड में हुआ था। और अपिको कहाँ हुआ था? इन दी वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका, इन दी वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों कहाँ हुआ था। यह आपका हिमालयन रेंज ऑफ उत्तराखंड में हुआ था, और यह कहाँ हुआ था बच्चों? कर्नाटक में हुआ था। दोनों का एम क्या था? दोनों का एम सेम था। दोनों का एम क्या था? सेम था। एम सेम क्या था? टू हग द ट्री, टू हग द ट्री मतलब ट्री को गले से लगा लेना, टू हग द ट्री। क्यों? टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाने के लिए ट्री को गला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इससे क्या दिखा? सक्सेस हुआ, हाँ बहुत सारा सक्सेस हुआ। अब सक्सेस क्या दिखा? तो एक हफ्ता में 12,000 ट्री का सेव हुआ, 12,000 ट्रीज सेव्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही थी, याद रखना है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर थे और बहुत सारा ये सारा क्या थे? प्रोटेस्टर थे, ठीक है, जो मूवमेंट को लीड करने वाले, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पर क्या बच्चों? एक कॉन्ट्रैक्टर था, और यहाँ पर ये सब क्या थे? प्रोटेक्टर थे, प्रोटेक्टर या प्रोटेक्टर, ये भी प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर 1, प्रोटेक्टर 2, प्रोटेक्टर 3। हो क्या रहा था? ये कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ सबके पास जा रहे थे ये ट्री काटने के लिए। क्यों? फॉर इंडस्ट्रियल यूज, फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ट्री कट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात क्या हुआ कि ऐसे लोग तो मानेगा नहीं, तो इससे क्या करो हम लोग क्या करते हैं? हग कर लेते हैं ट्री को, ठीक है, टू हग द ट्री, ठीक है, गले लगा लेते हैं ट्री को, ताकि फॉरेस्ट हम लोग का बचेगा, और ऐसा हुआ भी, ठीक। तो यह पहला हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक। सेकेंड जो हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? वह है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं समझिएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी, जिसमें कि किस चीज़ का सेटअप हुआ? सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब यहाँ पर स्टेट के पास भी ये अथॉरिटी है कि वो अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना सकता है, ठीक है। स्टेट ऑल्सो कैन सेट अप देयर ओन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है बच्चों, ये दो चीज़ के रिगार्डिंग चीज़ देखती है, इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं जानना है ना, क्वेश्चन आपको आएगा इससे ज़्यादा, ठीक। फिर एक ब्रंटलैंड कमीशन था, याद रखना है, एक कमीशन था, इसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। और ब्रंटलैंड कमीशन कब आया था? 1987 में।
और ये ब्रंटन कमीशन एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम था, रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। अब यहाँ पे आवर कॉमन फ्यूचर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वही बात कर रहा है डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेम बात कर रहा है जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात किए, दैट मीट्स द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज द प्रेजेंट जनरेशन ऑल्सो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रंटलैंड कमीशन, जो कब आई थी? 1987 में। ठीक, ब्रंटलैंड कमीशन किस चीज़ के ऊपर बात करती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद वेट अ मिनट, उसके बाद नाउ फोर्थ पॉइंट, एक प्रोटोकॉल भी हुआ था, इसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, ध्यान देना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बच्चों ये आया कब था? ईयर 1987 में, 1987 में। इंडिया इसका मेंबर कब बना? इंडिया इसका मेंबर बना 1992 में। इसका इंडिया कब मेंबर बना बच्चों? 1992 में। अब इंडिया मेंबर बना, बिकम मेंबर। अब इसका मेन पर्पस क्या था? इसका बच्चों पर्पस था टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर डिप्लेशन, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर डिप्लेशन, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो सारे जो मेंबर कंट्रीज थे, ऑल द मेंबर कंट्रीज एग्रीड, ऑल द मेंबर कंट्रीज एग्रीड, किस चीज पर एग्री किए? ऑन द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाय 2013। ऑल द मेंबर कंट्री एग्रीड ऑन द कंजम्पशन रिडक्शन करना पड़ेगा क्या चीज का? तो द कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ CFC बाय 2013। तो यह एक क्या था बेसिकली देखें तो यह एक हिस्टोरिकल ट्रीटी था, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कंट्रोल भी हुआ। ठीक, ये डी नंबर हम लोग बात किए। फिर एक आपका जो एक और प्रोटोकॉल था, इसका नाम था काइटो प्रोटोकॉल, और काइटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। उसका बात क्या था? वो मेनली बात करता था क्या कि ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम करे, ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम करे। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, यह आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड है। याद रखने का तरीका है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर डिप्लेशन से। और आपका काइटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? आपका ग्लोबल वार्मिंग से। ई नंबर काइटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? ईयर 1997 में। क्या एम था? टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना, मतलब कम इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, कम इसको मतलब कम करना ग्रीन हाउस गैसेस को। ठीक है, लेकिन इसको एडॉप्ट कब किया गया? एडॉप्टेड इन 2005। ठीक है, यहाँ पे ये बात था। अब हम लोगों का एक लास्ट और पार्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जो कि क्या है? गांधी जी से रिलेटेड। यहाँ तक आप लोग पहले लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे हम लोग ये थोड़ा मिटा रहे हैं, ये वाला पार्ट चिपको वाला। नाउ ई नंबर गांधी जी जो थे वो फर्म सपोर्टर थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। याद रखिएगा, गांधी जी वाज द फर्म सपोर्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे गांधी जी क्या कहे थे? गांधी जी says there is enough resources for everybody needs, there is enough resources for everybody's need, but not
इनफ रिसोर्सेस फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। मतलब क्या, हमारे अर्थ पे इतने रिसोर्सेस हैं कि बेसिक नीड्स आर कैन सेटिस्फाई, बट हमारे अर्थ में इतने रिसोर्सेस नहीं है कि एक पर्सन के ग्रीड को सेटिस्फाई कर सके, इतने हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। ये गांधी जी यहाँ पे कह रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, गांधी जी यहाँ पर कहना क्या चाह रहे थे कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, गांधी जी कहना चाह रहे थे रिसोर्सेस आर लिमिटेड, बट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, बट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, नहीं ऐसे लिखिए, रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या है बच्चों, अनलिमिटेड है। तो हम लोगों को इफिशिएंटली इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसा यदि है तो क्या करना पड़ेगा, इफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेस, इफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेस, इफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेस। उसके बाद गांधी जी जो थे, गांधी जी वाज अगेंस्ट, गांधी जी वाज अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, गांधी जी वाज अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट में कैसे थे, ये ऐसे थे, गांधी जी चाहते थे क्या कि गांधी जी चाहते थे प्रोडक्शन बाय द मासेस हो, ना कि मास प्रोडक्शन हो। गांधी जी वांटेड दैट प्रोडक्शन बाय द मासेस, प्रोडक्शन बाय द मासेस, लोगों के ज़्यादा प्रोडक्शन हो, लोगों के द्वारा प्रोडक्शन हो, ना कि मास प्रोडक्शन हो, ना कि मास प्रोडक्शन हो, ना कि मास प्रोडक्शन हो। यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए। ठीक, नाउ एक और यदि पॉइंट लिख लेते हैं तो आप याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरियो में जो ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील में, वो 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। और यहाँ पर भी हम लोग क्या बात करते थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते थे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बात करते थे। तो हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या देखें, इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स देखें कि क्या थ्रेट्स हैं, क्या थ्रेट्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी क्या क्या हम लोग का मीनिंग है, क्या कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है, कैसे अचीव कर सकते सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको 1 नंबर में पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। सो हम लोग के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू, दैट्स ऑल।